वी ट्रस्ट यू सर। थैंक यू भाई, आप लोगों ने जो विश्वास बनाया उसके लिए। ठीक, और देखिए जितने सिलेक्शन निकलने चाहिए और वो आप लोगों में से निकलने चाहिए, इतना मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है, इतना मैं आप लोगों से उम्मीद भी करता हूं। ठीक, देखिए सबसे पहले बात करते हैं, कहा गया भाई लर्निंग के ऊपर बात करते हैं, अधिगम के ऊपर बात करते हैं। जब हम बात करते हैं अधिगम के ऊपर बात करते हैं, लर्निंग के ऊपर बात करते हैं। अधिगम क्या होता है? सीखने को अधिगम कहते हैं। बट सीखने की अगर एक प्रॉपर डेफिनेशन में कहूं कि सीखने की एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू एनआईओएस, एक जो ऑथेंटिक डेफिनेशन मानी जाती है, तो एक ऑथेंटिक डेफिनेशन अगर मैं कहूं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी या किसी भी ऑथेंटिक बुक के अकॉर्डिंग, तो वो ऑथेंटिक डेफिनेशन होती है कि अनुभव द्वारा व्यवहार में अपेक्षाकृत जो स्थायी परिवर्तन आता है उसको ही अधिगम कहते हैं। ये लर्निंग की सबसे महत्वपूर्ण हेडलाइन है, जो इस पूरी लर्निंग की जान है। अगर आपने ये पॉइंट समझ लिया तो समझ लो आपको लर्निंग समझ में आ जाएगी। एक छोटी सी लाइन है लेकिन अपने आप में इसके अंदर इतनी चीजें छुपी हुई है। अब देखो कितनी कितनी चीजें छुपी हुई है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, एनसीईआरटी की किताब पढ़ी होगी या एनआईएस को पढ़ा होगा, नहीं पढ़ रहा होगा मुझे पता है, सारे के सारे बस जो मैं पढ़ा रहा हूं उसी को पढ़ रहे होंगे। देखिए अनुभव द्वारा, ये तीन तीन वर्ड मेन है, तीन वर्ड, एक तो अनुभव, एक व्यवहार यानी बिहेवियर जो होता है, और एक हमारा जो स्थायी परिवर्तन। ठीक है, ये तीन वर्ड इसके अंदर मेन है। देखिए अनुभव द्वारा यानी जो एक्सपीरियंस होता है उसके द्वारा जो हमारे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आता है उसी को लर्निंग कहते हैं, उसी को अधिगम कहते हैं। जैसे सबसे पहले आप लोगों ने क्या काम करा, जो आपका टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स था, जैसे आप लोगों ने बीएड करा, डीएलएड करा, बीटीसी करा, अपनी डाइट करी, तो वहां पर आप लोगों ने कुछ ना कुछ चीजें सीखी। ठीक है, मान लीजिए आपने जीन पैजेज सीखा, बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाना चाहिए, टीचर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन देनी चाहिए, बच्चों को इस मेथड्स के थ्रू आपको पढ़ाना चाहिए, तो वहां पर कुछ ना कुछ आप लोगों ने चीजें सीखी। वहां पर सीखने के बाद आप लोगों ने अपना सीटेट का एग्जाम दिया, और सीटेट के एग्जाम में भी आपने वहां पर सेम चीजें सीखी कि बच्चों को सेम हमको इस प्रकार से पढ़ाना चाहिए, कभी उनको पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हमको उनको देनी चाहिए, बच्चों को डांटना नहीं चाहिए। इस तरीके की चीजें आपने फिर सीटेट के एग्जाम में सीखी। तो यहां का टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स में पढ़ी हुई चीजें आपने सीटेट में काम आई आपके, सेम चीजें आपके केवीएस के पेडागोजी में भी काम आ रही है यहां पर। ठीक है, यही अनुभव आपके केवीएस के पेडागोजी में भी काम आ रहा है। और केवीएस के पेडागोजी के बाद जब आप लोग अपने रिटर्न का एग्जाम पास कर जाओगे तो यही एक्सपीरियंस आपको अपने इंटरव्यू में भी काम आएगा। अब आपको बताता हूं इंटरव्यू में कैसे काम आएगा। देखिए ध्यान से सुना मेरी बात। आप लोगों ने रिटर्न एग्जाम पास कर दिया, उसके बाद आप लोगों के पास कॉल लेटर आएगा कि भाई आप लोग अलॉट होते हो, सेलेक्ट होते हो, अलॉट कह रहा हूं, सेलेक्ट होते हो, और इंटरव्यू के लिए आपको एक सिटी मिल जाएगी कि वहां पर आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, आपके पास कॉल लेटर आ जाएगा, आप लोगों के सामने आपका पैनल बैठा होगा, 4 लोग बैठे होंगे, 3 खड़ूस से मिलेंगे, एक आदम मुस्कुराता हुआ मिल जाएगा आपको। तो वहां पर आपको हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछेंगे, आपका पेडागोजिकल क्वेश्चन पूछेंगे, जीके से क्वेश्चन पूछेंगे, आपके इससे करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछेंगे, पोएम पूछेंगे, आपको कुछ एक्टिविटी से क्वेश्चन पूछेंगे। क्या कोई दुनिया में ऐसा आदमी है जो जितने भी क्वेश्चन पूछे सभी का आंसर दे पाएगा? दुनिया में कोई भी एक ऐसा आदमी नहीं है जो पैनल के सभी क्वेश्चन का आंसर दे पाएगा, कोई ऐसा नहीं है। बट यहां पर जो आप अपने टीचिंग ट्रेनिंग में, सीटेट में जो पढ़ा, केवीएस में जो पढ़ा, तो जो चीजें आपने यहां पर पेडागोजिकल चीजें पढ़ी कि भाई हमको बच्चों को पनिशमेंट नहीं देनी, बच्चों को जो भी एजुकेशन देनी चाइल्ड सेंटर्ड उनको देनी है, बच्चों को जो क्लासरूम में पढ़ा रहे उसको बाहर की एक्टिविटीज से जोड़कर पढ़ाना है। जो यहां पर आप लोगों ने अपने अनुभव यहां पर गेन किया, जो यहां पर चीजें आपने पढ़ी, वो यहां पर आपको अपने इंटरव्यू में भी काम आएगी। तो यहां पर ये चीज आपके क्या काम करेगी? आपके व्यवहार में भी आपको स्थायी परिवर्तन देगी। कैसे? मैं आपको बताता हूं, एक रियल एक्सपीरियंस के माध्यम से। भाई मैंने सीटेट का एग्जाम पास करा, तो मैंने देखा यार अच्छा बच्चों को इस तरीके से पढ़ाया जाता है, बच्चों को पनिशमेंट नहीं देती, यार हमें तो बहुत तोड़ देते हमारे टीचर। तो मेरी मेंटेलिटी चेंज हो गई। उसके बाद मैंने अपना केवीएस का एग्जाम दिया, रिटर्न एग्जाम दिया। उस टाइम पर आपकी पेडागोजी पूछी जाती थी, 30 नंबर की पूछी जाती थी। फिर मेरी मेंटेलिटी चेंज होगी, हाँ भाई बच्चों को पनिशमेंट नहीं देनी, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन रखनी है। फिर मैं गया इंटरव्यू देने। पता है मेरे से कैसे क्वेश्चन पूछे कि अगर आपकी क्लास में कोई बच्चा नहीं आ रहा है तो आप क्या काम करोगे? तो मैंने ये चीजें पढ़ रखी थी सीटेट और केवीएस के अंदर। मैंने कहा जी अगर कोई बच्चा नहीं आ रहा तो मैं दोस्त यार से पूछूंगा उसके कि भाई वो बच्चा क्यों नहीं आ रहा है। अच्छा फिर दोस्त यार से पूछ लिया, फिर भी नहीं पता चला, फिर क्या काम करोगे? मैंने कहा फिर मैं उनके पेरेंट्स को बुलाऊंगा कि भाई क्या प्रॉब्लम है, वो बच्चा नहीं आ रहा। अच्छा फिर भी नहीं आया वो बच्चा, फिर क्या काम करोगे? तो मैंने कहा मैं खुद घर जाऊंगा और पता करूंगा बच्चा क्यों नहीं आ रहा। तो देखो मेरी मेंटेलिटी किस प्रकार चेंज हुई।
तो मेरे जो अनुभव थे, जो मैंने सीटेट केवीएस में करे, उससे मेरे व्यवहार में क्या आया? मेरे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आया। ध्यान से सुनना, जितनी भी बात है सब आपके केवीएस से जुड़ी हुई बात आपको बता रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पुटअप करा, ये पेडागोजी से क्वेश्चन संबंधित पुटअप करा। अच्छा एक बात बताओ, आपकी क्लास में दो बच्चे लड़ रहे हैं, ठीक है, तो आप उनको सोल्यूशन किस प्रकार से कराओगे? मैंने कहा मैं उनको पहले शांत कराऊंगा कि भाई आप लड़ क्यों रहे हो, और लड़ने के बाद फिर प्रॉब्लम को जानूंगा, डायग्नोस करूंगा। एक टीचर का काम है सबसे पहले प्रॉब्लम को जानना, डायग्नोस करना कि बेटा आप लोग लड़ क्यों रहे हो। और जब समस्या को मैं जान जाऊंगा, फिर क्या काम करूंगा, उन बच्चों को आपस में कुछ ऐसा वर्क दूंगा जिससे वो आपस में एक दूसरे के साथ कुछ एक्टिविटी कर पाए, जिससे आपस में दोनों में सहयोग की भावना जगेगी और आपस में एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ वो काम करेंगे। अच्छा आप ये वाला काम करोगे? अच्छा। एक बहुत ही नोटी तरीके का क्वेश्चन पूछा वहां के पैनल ने मुझसे। उन्होंने कहा अच्छा किसी बच्चे को नोजी आ जाएगी तो आप क्या काम करोगे? अगर मेरी समझ यहां पर विकसित नहीं होती, यानी कि मुझे ये अनुभव यहां पर विकसित नहीं होते, पता मैं क्या कहता? अरे मैडम मैं थोड़ी साफ करूंगा नोजी, ये मेरा काम है नोजी साफ करने का, तो मैं तो नहीं करूंगा साफ, मेरा काम है पढ़ाने का, टीचर का काम होता है पढ़ाने का, मेरे बस की नहीं है नोजी वोजी साफ करने का। तो मैं तो ये वाला आंसर देता। बट मैंने सीटेट में, केवीएस में, टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स में इतना अनुभव गेन कर लिया था कि बच्चों को मैंने किस प्रकार से एजुकेशन देनी है। तो मैंने क्या काम करा? मैंने कहा जी मैं साफ करूंगा। तो वहां पे वो पैनल हंसे, अच्छा आप साफ करोगे ना जी? मैंने कहा हाँ जी मैं साफ करूंगा। तो सारे के सारे हंसने लगे। तो आप लोगों ने क्या चीज देखी कि जो मैंने यहां पर चीजें अनुभव करी है, जितने भी मैंने अनुभव गेन करे टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स में, सीटेट में, केवीएस के आपके एग्जाम के अंदर, उन अनुभव की वजह से मेरे व्यवहार में परिवर्तन आया। और परिवर्तन कैसा आया? वो परिवर्तन आया, स्थायी परिवर्तन आया, अस्थायी परिवर्तन नहीं आया। ध्यान रखना, एग्जामिनर यहां पर पता है फंसाता है। कई बार टीचिंग एग्जाम में स्थायी की जगह अस्थायी परिवर्तन उसने दिया है, तो अस्थायी परिवर्तन नहीं आता, स्थायी परिवर्तन देखने को मिलता है। और जब मुझे जॉब मिली, तो जॉब मिलने के बाद भी फिर मैं बच्चों के साथ किस तरीके से ट्रीट करूंगा? मैं सेम उसी तरीके से ट्रीट करूंगा बच्चों के साथ में, क्योंकि मेरे व्यवहार में कैसा परिवर्तन आ गया? स्थायी परिवर्तन आ गया। इसलिए बच्चों को पेडागोजिकल ये चीजें हमें पढ़ाई जाती है, इसलिए हमारे सब्जेक्ट के अंदर ये पेडागोजी पढ़ाई जाती है, ताकि हम इन एग्जाम को पास करके बच्चों के साथ ये पेडागोजिकल चीजें पढ़ा सके। ठीक है, तो आप लोग समझ गए लर्निंग क्या होती है? कि हमारे अनुभव के द्वारा जो हमारे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आता है, उसी को लर्निंग कहा जाता है। यही चीजें तो हम सीख रहे हैं। आई होप आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। अपने इंटरव्यू में जब कभी भी पैनल आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो बच्चों के हित में ही आपको आंसर देना है। जैसा आपने सीटेट में, केवीएस में आप लोग आंसर दोगे, ऐसा ही आंसर आपको देना है। समझ गए मेरी बात? कभी जाके कह दो कि मेरे बस की नहीं है नोजी वोजी साफ करनी, मैं नहीं करूंगा साफ, छी मैं थोड़ी करूंगा ये वाला काम। ये वाला काम बिल्कुल मत कर देना। देखो फिर उन्होंने मुझसे जीके के भी क्वेश्चन पूछे कि भाई मर्दाप्रदन क्या है। मैंने बता दे जी मर्दाप्रदन ये होता है। उन्होंने मुझसे पूछा ये बाहरी वाला पेड़ देख रहे हो, इसका क्या नाम है? मैंने कहा जी मुझे तो नहीं पता इसका क्या नाम है। तो यार सारे क्वेश्चन का आंसर थोड़ी दे पाता है कोई भी, पता नहीं उनके मुंह में क्या आ जाए, कुछ भी पूछ ले। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इंटरव्यू के अंदर वो उनके सभी क्वेश्चन का आंसर हम लोग दे। जितने भी चीजें जो हमें आती है उतने का हम आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग मेरी बात समझोगे, अधिगम के अंदर ये सबसे मेन लाइन है। ये एनसीईआरटी के अंदर दी हुई है, एनओएस के अंदर दी हुई है कि सिर्फ ओनली, यहां पर आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ अनुभव के द्वारा व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन आता है उसी को अधिगम कहा जाता है। अब देखो एग्जामिनर यहां पर आपको कैसे फंसाएगा, उसके ऊपर नजर डालते हैं। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई? अगर एग्जामिनर ने कहा कि मैच्योरिटी की वजह से, ये क्या आ गया भाई? अगर एग्जामिनर ने कहा कि अगर मैच्योरिटी की वजह से, किसकी वजह से? अगर मैच्योरिटी की वजह से, यानी जब आदमी मैच्योर होता जाता है, यानी परिपक्व होता जाता है, और उसकी वजह से व्यवहार में परिवर्तन आता है, तो क्या आप इसको अधिगम मानोगे? क्या आप इसको लर्निंग मानोगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे भाई। हमको सिर्फ लर्निंग उसको मानना है जो अनुभव, या अनुभव की जगह एक वर्ड और लिख सकते हो, ट्रेनिंग। ठीक है, किसको लिख सकते हो आप लोग? ट्रेनिंग, यानी प्रशिक्षण लिख सकते हो बस। वरना और किसी की वजह से हमारे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन नहीं आता। तो अगर मैच्योरिटी आपके ऑप्शन में दिया हो कि मैच्योरिटी की वजह से जैसे जैसे आदमी बड़ा होता जाता है, तो क्या उसकी वजह से व्यवहार में परिवर्तन आता है? आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, दोनों कंडीशन होती है, बट स्थायी परिवर्तन नहीं आता। ठीक है, तो मैच्योरिटी भी आपको गलत काट देना है। ठीक है, एक और चीज आपके एनसीईआरटी में दी हुई है, देखिए कि क्या मादक पदार्थों की वजह से व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आता है? ठीक है, मादक लिख दिया यार मैंने। ठीक है, एक सेकंड को, मादक पदार्थ समझ रहे हो ना भाई? मादक पदार्थ कौन से होते हैं? ठीक है, क्या मादक पदार्थ की वजह से व्यवहार में परिवर्तन आता है? बताओ, परिवर्तन आता है नहीं आता? आता है भाई।
जब हम कोई मादक पदार्थ लेते हैं तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन नहीं आता। थोड़ा सा मादक पदार्थ हमने ले लिया तो तभी व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा कि आज मैं दुनिया में आग लगा दूंगा, हट जा भाई, आज तेरा भाई बस दुनिया को देख लेगा, सबको देख लेगा, उसको भी देख लेगा। तो जैसी मादक पदार्थ अंदर गया उसके बाद एकदम क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। बट क्या वो स्थायी परिवर्तन होता है? नहीं, वो स्थायी परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, तो मादक पदार्थ की वजह से व्यवहार में स्थायी परिवर्तन नहीं होता। उसके अलावा क्या बीमारी की वजह से व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आता है? बीमारी की वजह से, देखो बीमारी की वजह से व्यवहार में परिवर्तन आता है, क्योंकि आदमी क्या हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। लेकिन क्या वो स्थायी परिवर्तन होता है? नहीं। जैसी बीमारी सही हो जाएगी आदमी सही हो जाएगा। तो बीमारी की वजह से स्थायी परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, क्या मूल परिवर्तनों की वजह से स्थायी परिवर्तन आ जाता है? क्या मूल परिवर्तनों की वजह से? जी नहीं, मूल परिवर्तनों की वजह से भी स्थायी परिवर्तन नहीं आता। अच्छा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मूल परिवर्तनों पर बच्चा कब डिपेंडेंट रहता है, किस स्टेज के अंदर डिपेंड रहता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर ये वाली चीज बताओ। ठीक है सर, क्या इंटरव्यू सिर्फ इंग्लिश में होता है? ये बड़ा अग्निभर क्वेश्चन है, उभरता हुआ क्वेश्चन है। जब इंटरव्यू आ जाएगा जब बताऊंगा इस क्वेश्चन का आंसर, फिलहाल इसके ऊपर आंसर दो। ठीक है, तो इनकी वजह से भी परिवर्तन नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ आपको एक बात ध्यान रखनी है, एग्जामिनर आपको इन्हीं ऑप्शन को देगा। पता है, सबसे ऑथेंटिक ऑप्शन है क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर, एनओएस के अंदर दिए हुए। आपको सिर्फ एक ऑप्शन का ध्यान रखना है कि सिर्फ अनुभव के द्वारा व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन होता है उसी को ही अधिगम यानी कि लर्निंग हम लोग कहते हैं। जो हमारा अनुभव हमारे सीटेट की वजह से हुआ, केवीएस के अंदर वजह से हुआ, और इसकी वजह से जब हम टीचर बन जाएंगे तो इसकी वजह से हमारे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन जो देखने को मिलेगा। ठीक है, जो आप लोग कहते हो ना कि सर आप कोर्स के चक्कर में गलत न्यूज नहीं देते या इस तरीके से बच्चों के साथ ट्रीट करते हो, पढ़ाते हो, तो ये परिवर्तन एकदम नहीं हुआ। ये धीरे धीरे का परिवर्तन होता है जो आदमी के साथ धीरे धीरे करके बढ़ता रहता है। ठीक है, वैसे मेरी आदत यार शुरू से ऐसी है। ठीक है, अब इसमें परिवर्तन की बात नहीं है। आप लोग समझ गए लर्निंग के बारे में? चलिए आगे देखते हैं। अब लर्निंग का जो प्रोसेस होता है वो किस प्रकार का होता है उसके ऊपर एक थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं, लर्निंग के परिवर्तन के ऊपर। इन्फेंसी स्टेज में होता है, बिल्कुल सही भाई। मूल परिवर्तियों पर डिपेंडेंट बच्चा किस में रहता है? इन्फेंसी स्टेज में रहता है, जब बच्चा जन्म से 2 साल तक का रहता है। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया से आंसर दे रहे हो। ठीक, अब देखिए लर्निंग का प्रोसेस कैसा रहता है। लर्निंग का प्रोसेस जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। देखिए बच्चा जन्म के बाद से चीजें सीखना लग जाता है। ठीक है, जैसी बच्चा पैदा हुआ उसके बाद से ही बच्चा चीजें सीखना शुरू कर देता है, और मृत्यु तक आदमी कुछ ना कुछ चीजें सीखता ही रहता है। अभी भी हम लोग कुछ ना कुछ चीजें सीख रहे हैं, मैं भी कुछ ना कुछ चीजें सीख रहा हूं, आप लोग भी अभी कुछ ना कुछ चीजें सीख रहे हैं। तो लर्निंग का प्रोसेस जो होता है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। उसके अलावा जो लर्निंग होता है एक सोशल प्रोसेस होता है, एक सामाजिक प्रक्रिया होती है, जिसके बारे में आपके लेव वाइगोस्की ने बताया था कि बच्चा जो है सोसाइटी से इंटरेक्ट करके चीजें सीखता है। देखिए बच्चा जो होता है समाज से सीखता है। जैसे सबसे पहला बच्चा सोशलाइजेशन वाले चैप्टर के अंदर मैंने बताया था कि सबसे पहले बच्चा किससे सीखता है? अपने परिवार से सीखता है। परिवार के अंदर किससे सीखता है? अपनी मम्मी से, अपनी माता से सीखता है, क्योंकि सोशलाइजेशन के अंदर पहली एजेंसी कौन होती है? उसकी माँ ही होती है परिवार के अंदर। ठीक है, तो इसलिए जो अधिगम होता है वो कैसा प्रोसेस होता है? एक सोशल प्रोसेस होता है। जैसे अभी आप लोग मुझसे सीख रहे हो, जैसे पेडागोजी पढ़ रहे हो, तो जो अधिगम होता है, लर्निंग होती है, वो एक सोशल प्रोसेस होता है, सामाजिक प्रक्रिया होती है। जो लर्निंग होती है, सीखना होता है, वो एडेप्टेशन की प्रक्रिया होती है। एडेप्टेशन होता है वातावरण के अनुसार खुद को ढालना, यानी एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग जब खुद को ढाल लेते हैं तो होता है आपका लर्निंग होता है। देखिए वो कैसे होता है। एनवायरमेंट किसके अकॉर्डिंग चल रहा है? एनवायरमेंट चल रहा है आपका केवीएस का। अब जैसे मैंने आपको कहा भैया आप लोग अपनी तैयारी करिए, फरवरी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करिए, क्योंकि उसकी संभावना ज्यादा है। बाई चांस पेपर आगे बढ़ता है तब की तब देखी जाएगी। ठीक है, तो आपने केवीएस के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाला हुआ है। तो जब आप लोगों ने केवीएस के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लिया और यहां पर आपने इसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लिया, तो यही क्या है आपका? ये आपकी लर्निंग की प्रक्रिया है। इसी के अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ रहे हो। अब जो टाइम आप लोग पहले 5 घंटे पढ़ते थे, अब आप लोग 10-10 घंटे पढ़ रहे हो। अब दूसरे बच्चों से वैसे आप लोग आगे निकल जाओगे। तो एक एडेप्टेशन की प्रक्रिया है। ठीक है, लर्निंग आपकी यूनिवर्सल प्रोसेस है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। देखिए कोई भी आदमी किसी भी स्थिति में कहीं पर भी किसी भी प्रकार से सीख सकता है। ठीक है, कोई बाउंडेशन नहीं है सीखने के लिए। तो लर्निंग कैसी प्रक्रिया है? एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, यानी कि एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए। लर्निंग एक मेंटल प्रोसेस है। भाई सीखा किससे जाता है? दिमाग से सीखा जाता है। ठीक है, क्या इसके बिना आदमी सीख सकता है? नहीं सीख सकता। तो लर्निंग एक आपका कैसा प्रोसेस होता है? एक मेंटली प्रोसेस होता है। देखिए अब सीखने के प्रोसेस में अब तीनों ही आपके डोमेन की बात होती है।
चाहे आपके कॉग्निटिव डोमेन हो, अफेक्टिव डोमेन हो, साइकोमोटर डोमेन हो, तीनों ही डोमेन की बात होती है। लेकिन सीखने के लिए सबसे पहले जो प्रोसेस होता है वो मेंटली प्रोसेस होता है, क्योंकि इसके बिना तो सीखा ही नहीं जा सकता। ठीक, लर्निंग एक आपका कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, यानी कि जटिल प्रक्रिया है। यार अगर सिंपल प्रोसेस होता, आसानी से चीजें सीखी जाती, तो मेरी क्या जरूरत रहती? कोई आदमी पता है फिर क्या काम करता? सीधी सी बुक लेती, वो जो फिल्मों में दिखाते हैं, ऐसे किताब आगे करी और सीख गए। ठीक है, तो लर्निंग कैसा प्रोसेस होता है? सिंपल प्रोसेस नहीं होता, आसान प्रक्रिया नहीं होती, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, जटिल प्रक्रिया होती है। तभी तो सीखने में आपको दिक्कत आ रही है सब चीजें। ठीक है, वो तो थोड़ा आसानी में मैं सिखा देता हूं आपको। ठीक है, और इसमें लर्नर की एक्टिव एंगेजमेंट होना जरूरी है, सक्रिय भागीदारी होना जरूरी है। अगर आप लोगों का ध्यान यहां पर है सीखने में, तो आप लोग सीख जाओगे। अगर एक्टिव हो, अगर आप लोग यहां पर पैसिव बन गए, यानी कि निष्क्रिय बन जाओगे, आप लोग नहीं सीख पाओगे। पता चला ध्यान तो आप लोग देख तो यहां पर रहे हो और ध्यान लगा रहे हो व्हाट्सएप पर चैट करने में। ठीक है, और भैया तूने खाना खाया? नहीं, आज नहीं खाया मैंने। ठीक है, हाँ मैं तो सचिन सर की क्लास देख रहा हूं, तो नहीं सीख पाओगे। तो पूरा ध्यान आपको यहां लगाना पड़ेगा, एक्टिव तरीके से एंगेजमेंट होना पड़ेगा, सक्रिय होना पड़ेगा यहां पे। ठीक है, तो ये आपका लर्निंग का प्रोसेस हो गया। अब देखिए, जब आदमी सीखता है तो यार सीखने में गलतियां भी करता है। कोई ऐसा आदमी है दुनिया के अंदर जो सीखते टाइम गलती ना करे? मैं हूं या XYZ, दुनिया का कितना भी बड़ा आदमी हो, तो सीखने में गलतियां होना, त्रुटियां होना स्वाभाविक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये बात देखिए कि जो एरर्स होती है, जो त्रुटियां होती है, एरर्स होती है, मिस्टेक्स होती है, वो सीखने में होना क्या होती है? स्वाभाविक है। और अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, जो एरर्स होती है, मिस्टेक्स होती है, ये आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक भाग होती है। यार इसमें लिखा हुआ है ये वाली बात। ठीक है, ये क्या होती है? आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक भाग होती है। देखिए, जब आदमी सीखता है तो सीखते टाइम भाई वो गलती भी करेगा, ऐसा तो है नहीं बिना गलती को सीख जाएगा। जब तक गलती नहीं करेगा तब तक उसको पता कैसे चलेगा कि यार किस प्रकार से मेरी गलती हुई, कहां पर मैंने गलती करी, उसके बाद फिर वो सुधार कैसे करेगा। तो एनसीएफ 2005 ने जो गलतियां होती है, त्रुटियां होती है, इनको बड़ा महत्वपूर्ण माना है। ठीक है, इनको बड़ा इंपॉर्टेंट माना है कि जब तक बच्चा गलती नहीं करेगा तब तक पता कैसे चलेगा कि बच्चा कहां पर गलती कर रहा है, फिर उसको किस प्रकार से सिखाना चाहिए। ये मेरा बटन लग रहा है क्या इसके ऊपर? ठीक है, तो इसलिए जो गलतियां होती है वो बड़े ही महत्वपूर्ण होती है आपके सीखने सिखाने की प्रक्रिया के अंदर, और इनको हमेशा इंपॉर्टेंट मानना चाहिए। अब देखो, यहां पर कुछ बच्चे आ जाएंगे, तो जब हम गलतियां करते थे तो हमारे तो सीधे एक यहां पर लगता था और दो यहां पर लगते थे, और या तो हाथ खड़े कर दिए या मुर्गा बना दिया। ठीक है, मुर्गी तो पता नहीं किसको बनाया नहीं बनाया, तो गलतियां करने पर हमारे साथ तो भाई ये होता था। लेकिन एनसीएफ 2005 ने कह दिया कि भाई जो भी सचिन है उसके चेले चपाटे हैं, भाई अब आपको नहीं करना, आप लोग जो भुगत लिए, लेकिन अब बच्चों को आपको किसी प्रकार की पनिशमेंट नहीं देनी। मैंने आपको आरटी 2009 बताया ना, उसके अंदर जो धारा 17 बताई है, क्या कहती है धारा 17? कि बच्चों को आपको किसी भी प्रकार की पनिशमेंट नहीं देनी है। अगर आपने बच्चों को पनिशमेंट दे रही थी तो अकॉर्डिंग टू आपके आर्टिकल 17 आपको सजा हो जाएगी, आपके ऊपर कार्यवाही हो जाएगी। समझ गए ना आप लोग बात को? तो जो हमारे ऊपर तुड़ाई हुई है हमारी, अब आपको बच्चों को तुड़ाई नहीं करनी। तो बच्चे की गलती को आपको क्या मानना है? महत्वपूर्ण मानना है। ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए। इसमें एक पॉइंट ये भी देखने को मिलता है, जब बच्चा गलती करे, बच्चा गलती जब करे तो उसकी, मुझे एक सवाल का आंसर दो। अगर मान लीजिए बच्चा गलती कर दी, तो बच्चे की गलती करने पर उसको तुरंत सोल्व कर देना चाहिए या कुछ समय के बाद सोल्व करना चाहिए? ठीक है, हमारा तो तुरंत ही सोल्व हो जाता था। जैसे हमने गलती करी तो पीछे से एक आया और तुरंत ही समाधान हो जाता था। लेकिन एज ए टीचर पता है क्या काम करना चाहिए? जब बच्चा पूरी गलती कर दे और गलती करने के बाद उसको टाइम दो, और जब बच्चा गलती करके आए तब उसका सोल्यूशन करना चाहिए, तुरंत सोल्यूशन नहीं करना चाहिए। जो हमारे साथ तुरंत सोल्यूशन होता था, गधा इसको ऐसे कर, ऐसे सही करा जाता है। ठीक है, ये काम आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बच्चों को ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर कि बच्चों जब गलतियां करे तो गलती करने के बाद उसको कुछ समय के बाद उसका सोल्यूशन करना चाहिए। ठीक है, ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, बहुत तोड़ा है भाई मैडम ने। ठीक है, एक तो पतले पतले से हाथ, और कभी गाल पे कभी इधर, तुरंत मारती थी गलतियां पे। अब उनको किसी ने बताया नहीं कि जो एरर्स होती है, जो मिस्टेक होती है, वो आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा है कि हमें गलतियां करने दो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला है मिसकंसेप्शन, यानी जो भ्रांतियां होती है, इसको भी एनसीएफ 2005 ने बड़ा महत्वपूर्ण माना है। जो बच्चे के अंदर मिसकंसेप्शन होते हैं, यानी भ्रांतियां होती है। अब बच्चे के अंदर, छोटे छोटे बच्चे के अंदर बहुत सारे मिसकंसेप्शन होते हैं कि ये वाला सवाल ऐसे क्यों आया, ये राजा ऐसा क्यों था, ठीक है, ये यहां पर ये आदमी ऐसे क्यों आया, बहुत सारे मिसकंसेप्शन होते हैं। अब देखो, आपको एक स्टोरी बताता हूं। मेरा फ्रेंड ने नए नए स्कूल के अंदर एडमिशन लिया। उसने जब एडमिशन लिया मेरे साथ आके वो बैठ गया, तो सर ने जो है क्वेश्चन करा दिया कि एक ऐसा क्वेश्चन ये है, इसका ये आंसर है। ठीक है,
और वो सर थोड़े से टेढ़े थे। तो जब उन्होंने वो क्वेश्चन करा दिया तो वो जो मेरा दोस्त था थोड़ा सा और स्मार्ट बनना था कि मैं नया नया स्कूल के अंदर आया, तो उसने कहा कि सर ये आपने गलत कर दिया है, ये ऐसा क्यों आ गया, इसको तो ऐसा आना चाहिए था। ठीक है, थोड़ा भोलेपन में उसने कह दिया। ठीक है, उसने कहा अच्छा खड़ा हो जा, तो उसने उसको खड़ा कर दिया टीचर ने। ठीक है, खड़ा करने के बाद कहा अच्छा बता, तो उन्होंने कहा कि सर मुझे ऐसा लगता है ये ऐसे नहीं ऐसा होना चाहिए, शायद मुझे ऐसा लगता है। अच्छा अच्छा बताइए। जैसे ही उसने हाथ करा, दो लगे उसके कान पे, जो है कान पे दो लगते उसको चेहरा हो गया पूरा का पूरा गाल। ठीक है तो जो उसके जो मिसकंसेप्शन थे, भ्रांतियां थी, वो भ्रांतियां उसके दोनों ये जो गाल थे उस पर पूरी की पूरी भ्रांति छप गई। तो आपको समझना चाहिए जो टीचर है, जो बच्चे की जो भ्रांतियां होती है ना, ये भोली भाली भ्रांतियां होती है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है कि जो बच्चे की जो भोली भाली भ्रांतियां होती है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, महत्वपूर्ण होती है। तो इसको गाल पे नहीं छिपाना। ठीक है, इसको गाल पे नहीं छापना, इसको बच्चे के जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसके अंदर आपको एड ऑन करना है। ये बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके, एरर्स, मिस्टेक और मिसकंसेप्शन यानी कि भ्रांतियां। अगर कोई बच्चा आपसे क्वेश्चन पूछे कि मैडम इसका ये ऐसा क्यों है, सर इसका ऐसा क्यों है, तो उनको आपको ऐड करना चाहिए आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर। ये नहीं कि उसको थोड़ा कर दो, उसको धुतकार दो, उसको कुछ नेगेटिव वर्ड बोल दो, ऐसा काम आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये वाला काम आपको नहीं करना। ये बात आप लोग समझ गए। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा है। इससे क्या होता है, इससे थॉट प्रोसेस को समझा जा सकता है। देखो जब बच्चा गलती करेगा, अब देखो मेरे वाले दोस्त को तो चिपका दिया उसने, लेकिन टीचर ने ये नहीं सोचा कि यार बच्चे ने ये क्वेश्चन क्यों पुटअप करा, कि कहां पर पुटअप करा, किस तरीके से सोच रहा है। तो उसने, टीचर ने चिंतन प्रक्रिया को नहीं जाना, उसने ये जाना कि अच्छा मेरी बात काट रहा है, नया नया लोंडा आया और मेरी बात काट रहा है, तो उसने चेप दिया उसको। लेकिन उसने ये जानने की कोशिश नहीं करी कि उसका भी वैलिड पॉइंट था, वो अपने तरीके से पॉइंट लेकर आया था कि सर इसका ये भी हो सकता है। ठीक है, और उसने भोले वालेपन में पूछ लिया जो उसका मिसकंसेप्शन था। तो मिसकंसेप्शन को टीचर ने महत्वपूर्ण नहीं माना, जबकि उसको महत्वपूर्ण मानना चाहिए था टीचर ने। और उसको, जो बच्चा था, ठीक है अब तो सांड हो रखा है वो ठीक है, तो उसको जो है चिंतन प्रक्रिया को उसको समझना चाहिए था जो टीचर था, लेकिन उसने समझा नहीं और उसने उसको तोड़ दिया। तो इसलिए बच्चे के जो गलतियां होती है, इससे चिंतन प्रक्रिया को समझने का मौका मिलता है। यह बात समझ गए। आज की क्लास यार बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही है, ऐसा मुझे भी फील हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जो बच्चे की जो एरर्स होती है, जो बच्चे की एरर्स होती है, जो बड़ा जो गलतियां करता है, एरर्स करता है, और जो छोटे बच्चे एरर्स करते हैं, वो क्वालिटेटिव रूप से तो अलग अलग होते हैं, लेकिन क्वांटिटेटिव रूप से आपकी सेम होती है। देखिए, आपके एक मनोवैज्ञानिक हुए जीन प्याजे, तो जीन प्याजे का एक आपका स्टेटमेंट था कि जो बच्चों का जो चिंतन होता है और जो वयस्कों का जो चिंतन होता है, वो मात्रात्मक रूप से तो सेम है भाई, क्वांटिटी में तो दोनों का सेम है, छोटे का भी सेम है और बड़ों का भी सेम है, लेकिन क्वालिटेटिव रूप से अलग है। भाई छोटा बच्चा किसी चीज को देखने का नजरिया कुछ और होगा, सोचने का नजरिया कुछ और होगा, लेकिन जो बड़ा होगा उसको सोचने का, देखने का नजरिया कुछ और होगा। तो यहां पर ये स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे आपका बैठता है कि बच्चे द्वारा जो गलतियां होती है वो आपकी बड़ों से अलग होगी। बच्चा अलग तरीके से गलतियां करेगा, छोटा अलग तरीके से गलतियां करेगा। यहां तक अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, देखिए ये बात होगी आपके लर्निंग के बारे में। अच्छा, लर्निंग के बारे में देखिए, जब जीन प्याजे की बात आ गई तो देखिए आपके दो मनोवैज्ञानिक और देखने को मिलते हैं। एक आपके क्रो एंड क्रो, इनको भी मैं लिख देता हूं। क्या मनोवैज्ञानिक आपके? क्रो एंड क्रो। ठीक है, जीन प्याजे से मुझे एकदम याद आ गए, क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो ने आपको लर्निंग के बारे में अपने विचार रखे थे। ठीक है, इसके आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूं, आग। ठीक है, इसकी एक ट्रिक आपको बताता हूं, आग। ए का मतलब होता है आपका अर्जन। ठीक है, एक सेकंड, ये चल अलग रहा है। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं, क्रो एंड क्रो। इसकी ट्रिक बताई थी इन्होंने, आग से आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो। ठीक है, अर्जन, अभिवृत्ति और ज्ञान। ठीक है, इनको ही इन्होंने अधिगम माना है। जो आपके क्रो एंड क्रो है, इन्होंने इसको अधिगम माना है, आपके क्रो एंड क्रो ने। ये आपके जो मनोविज्ञान हुए, ये मेरा बटन चल रहा है बार बार इसके ऊपर, एक सेकंड रुको भाई, एक सेकंड रुको भाई, एक सेकंड बस। ठीक है, क्रो एंड क्रो हो गए। उसके बाद दूसरा मनोवैज्ञानिक में लिखता हूं आपका, एक सेकंड रुको भाई, इसको मैं निकाल देता हूं, एक सेकंड रुको बस, वरना बार बार ही चलता रहेगा। हाँ,
ना ना लगेगी नहीं, ये पूरा का पूरा इसके जो है ना बटन बार बार चल रहा है उसके ऊपर। ले रख दे इसे। ठीक है भाई, यहां तक समझ गए? कहां तक था? मैं क्रो का बता दिया। एक उसके अलावा एक दूसरे हुए आपके गिलफोर्ड, ठीक है, दूसरे हुए आपके गिलफोर्ड हुए। गिलफोर्ड ने कहा है अधिगम के बारे में कि जो व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन आता है, किसके? जो व्यवहार के कारण, जो व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन आता है, जो व्यवहार के कारण जो व्यवहार में परिवर्तन आता है उसी को अधिगम कहा जाता है। यह आपके जेपी गिलफोर्ड ने कहा था, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे व्यवहार के अंदर कोई परिवर्तन आया, ठीक है, और मेरे व्यवहार की वजह से या मेरे व्यवहार को देखकर, जैसे सलमान खान चलता है इस तरीके से और उसको देखकर दूसरे लोगों ने कॉपी कर लिया, तो इसको क्या क्या कहा जाएगा? इसी को कहा जाएगा आपका अधिगम कहा जाएगा। यानी ये चीज सीख ली कि भाई उसका व्यवहार ऐसा है, उसके व्यवहार को देखकर मैंने इस चीज को कॉपी कर लिया, तो इसको कहा जाएगा आपका अधिगम कहा जाएगा। जेपी गिलफोर्ड ने कहा था, ठीक है। ये दो मनोवैज्ञानिक का मुझे ध्यान आया तो मैंने आपको बता दिया। यहां पर हो गया। अब अगर यहां तक कोई चीज आपको समझ में नहीं आई तो आप लोग पूछ सकते हो। अब मैं बात करूंगा अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक की ओर बात करूंगा। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक अगर कोई समझ में नहीं आए तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। सर यूनिवर्सल दोबारा बता दो। देखो यूनिवर्सल का मतलब होता है अधिगम सार्वभौमिक होते हैं, यानी यूनिवर्सल होती है। कोई आदमी कहीं पर भी किसी भी स्टेज में किसी भी प्रकार से सीख सकता है। देखिए छोटा बच्चा भी सीख सकता है, बड़ा बच्चा भी सीख सकता है। आप लोग अपने घर में बैठकर सीख रहे हो, रजाई कंबल के अंदर बैठकर सीख रहे हो, ठीक है। या कोई आदमी किसी पहाड़ में भी सीख सकता है, कोई आदमी किसी छोटे लेवल पर भी सीख सकता है, गरीब आदमी सीख सकता है, अमीर आदमी सीख सकता है। तो सीखना यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है, ये डेफिनेशन है इसकी, ठीक है। हाँ, तेरे नाम का हेयर स्टाइल, ठीक है। तो जेपी गिलफोर्ड ने वही कहा कि व्यवहार को देखकर व्यवहार में परिवर्तन आता है। ये बात कही आपके जेपी गिलफोर्ड ने, ठीक है। ये बिल्कुल सही आपने एग्जांपल दिया, तेरे नाम वाला, ठीक है। यहां तक आप लोग समझ गए? केवीएस एग्जाम डेट एक्सटेंड होने के कितने परसेंट चांस है? भाई देखो ये तो मैं कह नहीं सकता कितने परसेंट चांस है। अगर आप लोग ऐसे क्वेश्चन पूछोगे तो समझ लीजिए मतलब बहुत नेगेटिव आपके कमेंट आएंगे, ठीक है। ऐसे प्लीज क्वेश्चन मत पूछिए, पॉजिटिव तरीके से पढ़िए, ठीक है। यहां तक आप लोग समझ गए। अब बात करते हैं आपके कि अधिगम को जो प्रभावित करने वाले कारक है इनके ऊपर एक बार पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए कौन कौन से कारक है जो अधिगम यानी लर्निंग को प्रभावित करते हैं, ये आप लोग देखोगे। ये मैंने सीटेट के अंदर भी पढ़ा चुका हूं वैसे इसको। ये मेरे भांजे और भांजी है, किट्टो और तेजी भाई, ठीक है। देखिए अधिगम को प्रभावित करने वाले बेसिकली तीन आपके बड़े महत्वपूर्ण फैक्टर देखने को मिलते हैं। पहला होता है बच्चा, दूसरा होता है आपका टीचर, तीसरा होता है आपका एनवायरमेंट। तीन महत्वपूर्ण फैक्टर आपको देखने को मिलते हैं। तो तीनों के ऊपर एक एक करके हम लोग डालते हैं नजर। देखिए सबसे पहले बात करते हैं आपके बच्चे के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। यानी इन बच्चों के ऊपर बात करते हैं, ठीक। तेजी तो गुस्से में लग रहा है भाई। पहला होता है आपका बच्चे से जुड़े आपके जो फिजिकल मेंटल जो डेवलपमेंट होते हैं। अगर बच्चे का फिजिकली मेंटली या उसका इमोशनली डेवलपमेंट अगर अच्छा है तो आपकी लर्निंग कैसे होगी? आपकी लर्निंग बढ़ जाएगी। अगर ये डेवलपमेंट बच्चे का सही तरीके से नहीं हुए तो लर्निंग कैसे होगी? आपकी लर्निंग कम हो जाएगी। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि बच्चे का जो गवर्नमेंट है उसका सारा ध्यान किस चीज के ऊपर है? आपकी जो फाउंडेशनल स्टेज है, जिसके बारे में मैंने आपको एनईपी 2020 के अंदर बताया हुआ है कि बच्चे का जो लगभग 85% तक डेवलपमेंट होता है माइंड का, वो आपका 6 साल की एज में हो जाता है। इसलिए शुरुआती स्टेज पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है, कि बच्चे का ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट किया जा सके। अगर इनका डेवलपमेंट बच्चे का अच्छे से हो जाएगा तो उसकी लर्निंग बच्चे की अपने आप ही बढ़ जाएगी, ठीक। दूसरा है इंटरेस्ट। अगर बच्चा किसी चीज को पढ़ने में इंटरेस्ट लेगा, अब आप लोगों का है पढ़ने में इंटरेस्ट, पता है क्यों बना हुआ है? जॉब चाहिए आपको, और पता है जॉब से क्या मिलेगा? जॉब से मिलेगा पैसा, जॉब से मिलेगा घर, और जॉब से मिलेगी वाइफ या हस्बैंड, जो भी आपको चाहिए। तो ये बेसिकली आपको इंटरेस्ट है यहां पर पढ़ने के लिए। वरना अगर मैं आपसे ये कहूं आपके घर जाके कि प्लीज पेडागोजी पढ़ लो, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आप इससे विद्वान बनोगे, गेट बंद करके मेरे मुंह पे मारोगे, भगाओ इसे, ठीक है। आज के बाद यहाँ घर पे दिखना नहीं चाहिए। पढ़ लेगा कोई आपसे अगर कहे कि इंटरेस्ट के लिए पढ़ लो? एक दो आदमी भूला भटका पढ़ ले, अरे पढ़ लो यार, बेचारा रोज रोज आता है। अगर पढ़ने के लिए किसी आदमी का इंटरेस्ट है, ठीक है, तो वो आदमी उस चीज को सीख जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान रख लेना, ठीक है। तीसरा इंटेलिजेंस लेवल या मेंटल एबिलिटी। अगर किसी बच्चे का इंटेलिजेंस लेवल या फिर मेंटल एबिलिटी कह लो, अगर वो अच्छी है या उसका आईक्यू लेवल अच्छा है तो उस चीज को जल्दी सीख पाएगा। अगर उसका आईक्यू लेवल बिलो एवरेज है तो सीखने को टाइम लेगा, ठीक है। अगर बिलो एवरेज मतलब 90 जो 110 के बीच का जो टाइम पीरियड होता है, जो लेवल होता है, वो आपका एवरेज का होता है। अगर 90 से नीचे का तो समझ लो उसको लर्निंग में दिक्कत आएगी फिर आपकी, ठीक है। मोटिवेशन लेवल,
जैसा आपने अभी एक बच्चे ने कमेंट पूछा कि सर डेट एक्सटेंड होने के कितना टाइम है। भाई यार इतनी डीप में क्यों पूछ रहे हो आप? आपको मैंने बता दिया, जितनी भी चीजें मेरे पास आती है तो मैं उनको शेयर कर देता हूं। आप ये सोचिए कि मैं नंबर मैक्सिमम कैसे गेन करूं। अपने मोटिवेशन लेवल को हाई रखिए कि भाई मुझको तो कोई सी भी डेट आ जाए, अब मेरी फरवरी आए, मार्च आ जाए, कोई सी भी डेट आ जाए, मुझको हर हालात में जॉब लेनी है। अब आप ये सोच रहे हो डेट आगे बढ़ जाए, डेट पीछे हो जाए, मैं सिलेबस को कैसे कंप्लीट करूंगा, इससे बात नहीं बनने वाली। मोटिवेशन लेवल आपको हाई रखना है, जब कभी भी डेट आ जाए मैं निकाल दूंगा निकाल दूंगा, इस अप्रोच के साथ आपको तैयारी करनी है। तो आप लोग ये जितनी भी चीजें आपको बता रहा हूं आप लोग इसको सीख जाओगे। अगर इनके अलावा भी दुनिया भर की चीजें बताऊंगा उसको सीख जाओगे। इमोशंस, जो बच्चे के इमोशंस रहते हैं, चाहे आप लोग भी जितने भी बड़े हो, आप लोगों के जो इमोशंस रहते हैं, और इसके साथ मैंने बताता टीचर के भी इमोशंस, वो भी आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को प्रभावित करते हैं। आप लोगों के यहाँ पे इमोशंस जुड़े हैं, तभी आप लोग यहाँ पर आकर सीख रहे हो। कोई किसी को ताने दे, आप लोगों को ताने पड़े हुए हैं, ठीक है, कि बेकार घर में पड़े हुए हैं, कोई काम धंधा है नहीं, पता नहीं कब से पढ़ रहे हैं, कब नौकरी लगेगी, ठीक है, ताने मिले हुए ना आप लोगों को, बहुत से लोगों को, कि पता नहीं कब नौकरी लगेगी, कब इसका काम होगा, दुनिया भर के ताने आप लोगों को लगे हुए। तो आप लोगों के इमोशंस यहाँ पर जॉब से जुड़े हुए, इसलिए आप लोग यहाँ पर सीख रहे हो। अगर आप लोगों के इमोशंस पॉजिटिव है तो आपकी लर्निंग जो है वो आपकी लर्निंग बढ़ जाएगी। इमोशंस में क्या हो जाएगा, आपकी होप, आशा है कि यार मेरी जॉब लग जाएगी, या फिर आपके पास खुशी है, हर्ष है, या अफेक्शन है, लगाव है। अगर छोटे बच्चों से लगाव होगा टीचर का तो उसकी लर्निंग बढ़ेगी या घटेगी? जैसे हम लोग छोटे बच्चे थे तो छोटे बच्चे से तो सभी को लगाव होता है। अगर छोटे बच्चों को कोई मारेगा तो क्या बच्चा चीजें सीख पाएगा? नहीं, बच्चा उस टीचर से दूर भगेगा। तो इमोशंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चे के टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर, ठीक है। अगर नेगेटिव इमोशंस है, बच्चा अगर डरता है टीचर से, एंजाइटी है उसके अंदर, या बोर हो रहा है पढ़ाने के दौरान, तो क्या लर्निंग अच्छी हो पाएगी? लर्निंग कम हो जाएगी। यार अगर जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप लोग बोर हो जा रहे हो, या मैं आपको डरा रहा हूं, चिंता में डाल रहा हूं, तो क्या पढ़ पाओगे? ठीक है, नहीं पढ़ पाओगे आप लोग, ठीक है, भाग जाओगे दूसरों के, ठीक है, यहाँ पे किसी भी तरीके से, ठीक है। उसके अलावा मेच्योरिटी। अच्छा एक चीज आपको और बताऊं, आप लोगों को शायद ये नहीं पता होगी कि मेरे पास जितने एडमिशन आए ना वो शायद अपने आप में एक रिकॉर्ड है। पहली बार मैंने बैच लॉन्च करा और मुझे बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप में रिकॉर्ड एडमिशन आए। और मतलब जितने भी और कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहां से हमारे पास इतने रिकॉर्ड आते हैं कि सर हम वहां से छोड़ कर आए, हम वहां से छोड़ कर आए। हालांकि मैं किसी की बुराई नहीं करता, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि मतलब एक टीचर के पास इतनी संख्या में रिकॉर्ड आ रहे हैं और जो छोड़ छोड़ कर आ रहे हैं दूसरे इंस्टीट्यूट से। तो यार ये चीज क्यों हो पा रही है? क्योंकि यहाँ पर बच्चों के जो इमोशंस होते हैं, ये बोरियत वाली चीजों से मैं कभी नहीं पढ़ाता। जिस तरीके से मैं यूट्यूब पर पढ़ाता हूँ उसी तरीके से यहाँ पर क्लास में भी पढ़ाता हूँ, इंटरेस्टिंग तरीके से, मजाक मजाक के तरीके से, ठीक है। ये नहीं कि यहाँ पर मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, हाँ भाई ये इस तरीके से, ठीक है। तो आपको भी इसी तरीके से पढ़ाना है बच्चों के साथ में, ठीक है। ये चीज देखकर मतलब ऐसा लगता है कि हाँ यार बच्चे कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं, ठीक है। उसके अलावा मेच्योरिटी, जो आदमी मेच्योर होता जाएगा, जितना ज्यादा मेच्योर होता जाएगा वो चीज सीखता चला जाएगा। उसके अलावा कल्चरल कंटेंट, देखिए कल्चरल कंटेंट लर्निंग को दो तरीके से प्रभावित करता है। पहला तो लर्निंग को, क्योंकि जो संस्कृति होती है ना बच्चे की, देखिए हर बच्चे का कल्चर अलग अलग है, क्योंकि रिलीजन अलग अलग है, तो उसी रिलीजन से कल्चर भी अलग अलग तरीके से जुड़ा होता है। अब हर जो कल्चर होता है उसको अलग अलग तरीके से गाइड करता है। एक कल्चर बताएगा आपको ये चीजें करनी है, दूसरा कल्चर बताएगा आपको ये चीजें करनी है। तो कल्चर जो होता है जिस प्रकार से चीजें बताएगा, जिस प्रकार का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा, उसी प्रकार से बच्चा चीजें सीखेगा। कल्चर कहेगा आपको एजुकेशन लेनी है, कल्चर कहेगा नहीं हमारे कल्चर के अंदर तो एजुकेशन देते नहीं है, हमारे कल्चर के अंदर तो ज्यादातर जो है कुछ काम धंधा करते हैं या बिजनेस करते हैं। तो जिस प्रकार का कल्चर बच्चों को दिया जाएगा उसी प्रकार से बच्चे की लर्निंग भी हो पाएगी, ठीक है। और दूसरी बात, जो कल्चर होता है ना वो जो वो होती है, लैंग्वेज होती है, भाषा होती है, उसको भी प्रभावित करता है, ठीक है। तो दो पॉइंट आपके देखने को मिलते हैं। आगे बात करते हैं भाई, ठीक है, ठीक है भाई। सर आपकी टीम भी माइंड ब्लोइंग है, ठीक है भाई। देखिए सब सब अपना काम कर रहे हैं जो हमारी टीम है, तो थैंक यू आप लोग इतना कपड़े। देखिए मैं तो कभी भी अपनी टीम होगी या मतलब कोई भी और कोचिंग होगी, मैं तो कभी किसी की बुराई नहीं करता। लेकिन बस ये है जैसे आप लोगों से मैंने पे लिया, तो मैंने फर्स्ट जो मेरी क्लास थी अभी भी मेरी उसके ऊपर पड़ी हुई है, रिकॉर्डेड क्लास जो मैंने फर्स्ट क्लास थी, मैंने उसके अंदर क्लियर कहा था कि भाई ये कोई कोचिंग नहीं है। अगर आपको कुछ भी दिक्कत आती है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, कुछ समस्या आएगी, उसके लिए मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूं, आप मुझे बताइए और जो भी होगा मैं उसका सोल्यूशन कराऊंगा। आपने कहा सर पीडीएफ प्रिंट का ऑप्शन दीजिए, मैंने कहा भाई मुझे नुकसान हो जाएगा बहुत ज्यादा है, मेरी सारी मेहनत जो है चोरी हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी, और वो हो भी रही है। सारा हमारी जो पीडीएफ है ना वो बाहर कॉपी हो रही है और धड़ल्ले से कॉपी हो रही है।
फिर उसके बाद आपने कहा नहीं सर दीजिए, हमारा वरना नुकसान हो जाएगा, हमें वारा लिखना पड़ता ही होता है। मैंने कहा चलो भाई कोई बात नहीं, ठीक है। तो जो प्रॉमिस कर दिया वो कर दिया। तो बच्चों के साथ हमेशा अगर कमिटमेंट कर दिया फिर उसको निभाओ। तो ये मैंने शुरू से ही मैं करता आया हूं और इसी के साथ आगे भी बढ़ूंगा। तो मैं कभी किसी टीचर की बुराई नहीं करता, बस हमेशा जो भी टीचर रहते हैं, कोई भी कोचिंग होता है, इंस्टीट्यूट रहता है, अगर इसी अप्रोच के साथ बढ़े कि भाई हमें बच्चों के साथ अच्छा काम करना है, तो शायद मेरे ख्याल से उससे बढ़िया चीज देखने को नहीं मिलेगी किसी किसी भी चीज के अंदर, किसी भी मतलब देश के अंदर उससे बढ़िया चीज देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। और आप लोगों ने ये चीज देख ली कि मैंने बच्चों के हित के लिए चीज बताई, और ऑल ओवर इंडिया के जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट है सारे के सारे खिलाफ आ गए। पता है क्यों? क्योंकि उसका रीजन यही था कि भाई किसी को एडमिशन कराने थे कोर्स के अंदर, किसी को अपना कोर्स ही पूरा नहीं हो पाना था, और बच्चे उनको खा जाते, ठीक है। मेहनत करके कई कई क्लास डाल देते कोर्स के अंदर। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो पुरानी बात, ठीक। अगला जो अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक होता है टीचर। देखो दूसरा फैक्टर आ गया टीचर, जो लर्निंग को प्रभावित करने वाला कारक होता है। टीचर कैसे होता है? टीचर को अपने सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। और जैसे मैं आपको पेडागोजी पढ़ा रहा हूं, तो पेडागोजी के सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे आपके केवीएस के पेडागोजी के तो अभी आपकी 60 नंबर की आई, सीटेट में आपकी नॉर्मल पेडागोजी आती है। अब पेडागोजी सीटेट में आज वाला चैप्टर तो आपका सीटेट वाला है, लेकिन इससे पहले जितने चैप्टर हुए उसका लेवल आप लोगों ने देखा है क्या? सीटेट का लेवल वो देखने को मिला? उससे बाहर का ऊपर का लेवल मैं आपको करा रहा हूं। इससे पहले जो पेडागोजी केवीएस के एग्जाम में पूछी जाती थी वो नॉर्मल पेडागोजी देखने को मिलती थी। अगर आपको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं होगी तो आप बच्चों को पढ़ाओगे क्या? ठीक है, पढ़ाने का मतलब ही नहीं बनता फिर आपको। तो इसलिए एक जो टीचर होता है उसको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। अगर उसको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं होगी तो बच्चे की जो लर्निंग होगी वो प्रभावित होगी, बच्चा सही तरीके से सीख नहीं पाएगा। अच्छे अच्छे एग्जाम्पल का उसको यूज करना चाहिए। अगर बच्चा किसी एग्जाम्पल के थ्रू नहीं सीख रहा, टीचिंग मेथड्स का यूज करना चाहिए। अगर एक टीचिंग मेथड से नहीं सीख रहा तो दूसरे टीचिंग मेथड का यूज करना चाहिए। मुझे अभी भी याद है जब हम स्कूल के अंदर पढ़ते थे, जैसे मैथ्स का कोई क्वेश्चन सोल्व करा रहा है टीचर, तो मैथ्स का एक तरीके से समझ में नहीं आया तो टीचर कहता था अच्छा इसका एक और सोल्यूशन है, इस तरीके से भी क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा, तो दूसरे सोल्यूशन भी कराता था मैथ्स वाला टीचर। तो ये क्वालिटी एक टीचर के अंदर होनी चाहिए कि बेटा अगर तुम्हें एक तरीके से समझ में नहीं आ रहा तो मैं दूसरा तरीका बता दूंगा, ठीक है। तो ये क्वालिटी होती है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस की नॉलेज होनी चाहिए, यानी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान होनी चाहिए। अब देखिए आप लोग जितने मेरा कोर्स आप लोगों ने ले रखा है, जितने आप लोग वीडियो देखते हो, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का सबसे बढ़िया एग्जांपल आप लोग हो, ठीक है। कोई सभी का आईक्यू लेवल अलग अलग है, सभी के जो है इंटेलिजेंस अलग अलग है, सभी का सोचने का तरीका, मेंटल एबिलिटी अलग अलग है। किसी को आराम से सीखना पसंद है, किसी को तेजी से सीखना पसंद है, किसी को पीपीटी पर पढ़ना पसंद है, किसी को व्हाइट बोर्ड पर पढ़ना पसंद है। क्या सभी की इच्छाओं की पूर्ति, किसी की सभी की इच्छाओं की पूर्ति या आवश्यकता की पूर्ति कर पाना पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। बट एज ए टीचर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जितना भी हो सके मैक्सिमम सभी बच्चों की पूर्ति की जा सके। बस 100% नहीं हो सकती, बट मैक्सिमम जितनी पूर्ति हो सके उन बच्चों की इंडिविजुअल डिफरेंसेस की नॉलेज लेकर और उनकी पूर्ति की जा सके, ये एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ज्ञान एक टीचर को होना चाहिए। क्या रे बच्चा कम स्पीड से सीख रहा है तो इसको कम स्पीड से सिखाऊंगा, ये तेज स्पीड से सीख रहा है तो इसको तेज से सिखाऊंगा। ये एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस की नॉलेज एक टीचर को होनी चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड पर उसको फोकस करना चाहिए, ये तो आपको सिंपल सा पता ही है। एक्टिव और इंटरेस्टेड होना चाहिए। अब जैसे प्राइवेट स्कूल जो रहते हैं वहां पर टीचर बड़े एक्टिव रहते हैं, इंटरेस्टेड तरीके से पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको डर है अगर नहीं पढ़ाया तो स्कूल से निकाल दिए जाओगे। सरकारी स्कूल के जो टीचर रहते हैं उनको डर नहीं है, कौन निकालेगा ये में, जैसा सस्पेंड कर देंगे। तो सुस्त तरीके से पढ़ाते, पैसिव होकर पढ़ाते, एक्टिव तरीके से नहीं पढ़ाते। लेकिन केवीएस के अंदर देखना, आप लोग जब जाओगे ना आप लोग एक्टिव ही बनोगे। केवीएस का जो एनवायरमेंट रहेगा ना वो बड़ा एक्टिव रहेगा, वो पैसिव देखने को नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट में अभी भी पैसिव है, वही कुर्सी के अंदर, स्कूल के अंदर गए, कुर्सी पर बैठे और मोबाइल चलाया अपना ठीक है। तो एक टीचर को हमेशा एक्टिव बना रहना चाहिए और इंटरेस्टेड तरीके से उसको पढ़ाना चाहिए, ठीक है। और गुड टीचिंग मेथड्स के थ्रू पढ़ाना चाहिए, जो बात मैंने अभी कही, अगर एक से समझ में नहीं आया तो दूसरे से पढ़ा दो। और पैडागोजिकल अप्रोच का यूज करना चाहिए, डिफरेंट तरीके से उसको समझाना चाहिए। ये क्वालिटीज होनी चाहिए एक टीचर के अंदर। अगर एक टीचर को इन क्वालिटीज का नहीं पता होगा, इनकी नॉलेज नहीं होगी, तो समझ लो वो एक बच्चे की लर्निंग को प्रभावित करेगी, ठीक है। तो दूसरा फैक्टर हो गया आपका टीचर हो गया। तीसरा फैक्टर होता है आपका एनवायरमेंट, यानी कि वातावरण, जो आपके लर्निंग को प्रभावित करता है, ठीक है, जो आपके लर्निंग को प्रभावित करता है, ठीक है। एक जैकेट पहन लो यार, सर्दी लग रही है। तीसरा फैक्टर होता है आपका लर्निंग, जो आपके लर्निंग कह रहा हूं, एनवायरमेंट जो आपके इसको प्रभावित करता है।
यहां तक अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप लोग पूछ सकते हो। आपने केवीएस को छोड़ दी भाई, दूसरी जगह सिलेक्शन हो गया था और कोई रीजन नहीं था। सर पीजीटी हिंदी के लिए बैच है? नहीं भाई, पीजीटी और टीजीटी का कॉमन है, बस हिंदी के लिए नहीं है, ठीक है। देखिए एनवायरमेंट से संबंधित क्या है उसके ऊपर नजर डालते हैं। देखिए स्कूल का एनवायरमेंट हो, चाहे क्लासरूम का एनवायरमेंट हो, चाहे फैमिली का एनवायरमेंट हो, एक बच्चे के लिए इन तीनों का एनवायरमेंट हमेशा अच्छा होना चाहिए और डेमोक्रेटिक होना चाहिए, यानी कि लोकतांत्रिक होना चाहिए, जहां पर बच्चों को रिस्पेक्ट मिले, जहां पर बच्चों को ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिले, जहां पर बच्चों को सम्मान मिले, उसकी मातृभाषा को सम्मान मिले, जहां पर बच्चों को ज्यादा अवसर मिले उसको, ठीक है। तो ऐसा एनवायरमेंट होना चाहिए जहां पर बच्चा कोलेबोरेटिव तरीके से सीख सके, आपस में सहयोगात्मक तरीके से सीख सके, कोऑपरेट करके सीख सके, एक दूसरे से इंटरेक्ट करके सीख सके। ऐसा माहौल एक बच्चे की क्लासरूम में भी होना चाहिए और फैमिली में और स्कूल में भी ऐसा एनवायरमेंट होना चाहिए, जो कि सरकारी स्कूल वाले के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं ऐसा माहौल ज्यादातर देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। फैमिली के अंदर भी ऐसा माहौल नहीं मिलता, क्योंकि ज्यादातर गरीब घर से बच्चे आते हैं। केवीएस की बात नहीं बता रहा मैं, केवीएस के अंदर ज्यादातर जो बच्चे देखने को मिलेंगे वो आपको अच्छी फैमिली से देखने वाले मिलेंगे, क्योंकि ज्यादातर सारे सरकारी नौकरी पेशा वाले बच्चे होते हैं केवीएस के स्कूल के अंदर, ठीक है। लेकिन मैं स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, तो स्कूल का एनवायरनमेंट भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा, तो आपकी लर्निंग भी आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। और क्लासरूम का एनवायरनमेंट मैंने आपको बता दिया, डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट आपका होना चाहिए। अगर यहां तक आपको कोई चीज समझ में नहीं आई तो आप लोग भाई पूछ सकते हो, फिर उसके बाद बढ़ूंगा आगे आपके अधिगम के अगले चैप्टर की ओर, ठीक है। सर बीएड वाले बाहर हो जाएंगे भाई, कोर्ट के ऊपर बात है, मैं कैसे कह सकता हूं, डिसीजन आने दीजिए उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। अगर यहां तक कुछ समझ में नहीं आया, चैप्टर से संबंधित पूछिए तो फिर मैं आपको बताता हूं। अगर यहां तक कुछ समझ में नहीं आया तो पूछिए, फिर मैं आगे के ऊपर बढ़ता हूं। पूछिए अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, पूछिए पूछिए। वोकैब लर्न कैसे करें भाई, मेरे चैप्टर से संबंधित तो पूछिए, इसको वीडियो खत्म होने के बाद बताऊंगा। यहां तक अगर कुछ समझ में नहीं आया तो उसको पूछिए, फिर बाद में बताऊंगा वोकैब वगैरह, ठीक है। किसको रिपीट करना है? ठीक है, नो डाउट। भाई चैप्टर से संबंधित पूछिए, चैप्टर से। अगर इसमें कुछ अभी तक समझ में नहीं आया तो उसको पूछिए प्लीज, इधर उधर का मत पूछिए। वीडियो खत्म होने के बाद मैं आपको टाइम दूंगा, फिर पूछना, आप चैप्टर का पूछिए, ठीक है, नो डाउट। वो क्रो एंड करोगी तो एक डेफिनेशन थी, ठीक है, और कुछ नहीं था उनका। वो करो एंड करो की डेफिनेशन थी, वो आग जो थी वो डेफिनेशन थी, करो एंड करो की, और कुछ नहीं था उनकी। जिसमें अभिवृत्ति थी, ज्ञान था, आदत वगैरह थी, वो एक डेफिनेशन थी कि उनको अर्जित करने की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है। ठीक है, सब क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब कुछ और पॉइंट के ऊपर नजर डालते हैं जो आपके अधिगम से जुड़े हुए। अभी आपका अधिगम खत्म नहीं हुआ, पूरा इसको कंप्लीट कराते हैं। देखिए अधिगम के ऊपर अगर हम बात करें तो देखिए अधिगम में देखिए जब बच्चा जाकर स्कूल में चीजें सीखता है तो सीखने के साथ साथ जो हमेशा एक बात ध्यान रखनी चाहिए, तो सीखना आपका कभी वो नंबर्स पर आधारित नहीं होना चाहिए, ग्रेड पर आधारित नहीं होना चाहिए, और आपका क्लास सेंटर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्लास सेंटर नहीं होना चाहिए। बच्चा साथ के साथ कुछ स्किल्स यानी कि कौशल भी सीखे। जब मैंने आपको एनईपी 2020 बताया हुआ है, तो एनईपी 2020 में क्या बात की हुई है कि बच्चों को स्कूल के अंदर हम कुछ ना कुछ स्किल्स, कुछ ना कुछ कौशल भी सिखाए। भाई बच्चा जब स्कूल के अंदर आता है तो अपना कुछ ना कुछ जो एक्टिविटीज करता है उसके साथ कुछ ना कुछ उसको को करिकुलर एक्टिविटीज भी कराई जाए। जैसे बच्चों को कुछ गेम्स के अंदर कुछ कराया जाए, क्विज कराई जाए, योगा वगैरह कराई जाए जो आजकल स्कूल के अंदर हो रहा है। तो बच्चों को कुछ ना कुछ को करिकुलर एक्टिविटीज कराई जाए, कुछ ना कुछ बच्चों को स्किल्स यानी कौशल सिखाया जाए, बच्चों को कुछ ना कुछ ऐसे रोजगार के अंदर डाला जाए ताकि बच्चा आगे जाकर अपना जीवन, अपना आजीविका को साधन कमा सके।
बताओ किस स्टेज के अंदर अपना बच्चों को किस क्लास के अंदर बच्चों को अपनी आजीविका कमाने के लिए उसको एक ऑप्शन दिया जाता है। ये मैंने आपको एनईपी 2020 में बता चुका हूं। बताओ किस क्लास के अंदर उसको एक ऑप्शन दिया जाता है कि बेटा आपको ये ऑप्शन दिए जाते हैं, इसके अंदर आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है और आपको एक अपना आजीविका कमाने का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। बताओ किस क्लास के अंदर ये आपको ऑप्शन दिया जाता है। ठीक है, ये मेरा फोन बार बार बंद हो जाता है। ठीक है, दूसरा जो आपका अधिगम होगा, ये सबसे मेन पॉइंट है इसके अंदर, वो मीनिंगफुल लर्निंग होनी चाहिए। यानी जो लर्निंग है वो कैसी होनी चाहिए, मीनिंगफुल लर्निंग होनी चाहिए। ये फिर यार पड़ गया इसके अंदर। वो अधिगम कैसी होनी चाहिए, मीनिंगफुल लर्निंग होनी चाहिए। यानी सीखते टाइम उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए, यानी कि कुछ भी सीखे जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, उसका कुछ मतलब ही नहीं है, उसका कुछ मतलब होना चाहिए। अगर आप लोग यहाँ पे सीख रहे हो ना, तो यहाँ पर सीखने का आपका मकसद है, क्योंकि ये सीखकर आपको अपना एग्जाम पास करना है और इस चीज को अपने अंदर आपको उतार लेना है, अपने व्यवहार में आपको परिवर्तन कर लेना है कि हाँ भाई आगे जाके जब मेरी जॉब लग जाएगी और इस तरीके से मुझे बच्चों के साथ ट्रीट करना है, तो यहाँ पर आपकी कुछ मीनिंगफुल लर्निंग है, तो तभी आप लोग इस चीज को यहाँ पर पढ़ रहे हो। तो सीखने का तभी मकसद है, वरना दुनिया भर की किताबें आदमी पढ़ता रहता है जिसका कोई उद्देश्य नहीं रहता। ठीक है, कुछ मीनिंग नहीं रहता। तो मीनिंगफुल लर्निंग होनी चाहिए, ये उसका मेन उद्देश्य रहता है। ठीक है, आगे जो अधिगम है, तो मीनिंगफुल लर्निंग तभी होगा जब वह सेल्फ डायरेक्टेड हो, स्वनिर्देशित हो। देखिए आप लोग जब यहां पर पढ़ रहे हो ना, मीनिंगफुल लर्निंग के लिए पढ़ रहे हो, तो आप यहां पर जो आपका जो व्यवहार है वो सेल्फ डायरेक्टेड है, खुद के लिए आप लोग पढ़ रहे हो। यहां पर कोई आपको बाहर से फोर्स नहीं कर रहा, यानी आप लोग यहां पर इंटरनली मोटिवेटेड हो। कोई आपसे ये नहीं कह रहा कि तुझे जॉब मिल जाएगी तो तू जो है अपना तेरी शादी करा देंगे या तुझे बाइक दे देंगे, गाड़ी दे देंगे, नहीं। आप में से जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, मोस्टली की बात मैं कर रहा हूं, 90 to 95% की मैं बात कर रहा हूं, आप लोग यहां पर इंटरनली मोटिवेटेड हो, इतना मैं आपको लिखकर दे सकता हूं। 90 to 95% जो यहां पर इंटरनली मोटिवेटेड हो केवीएस के अंदर जॉब लेने के लिए, जिनको यहां पर जॉब हर हालत में चाहिए, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए या परेशानियों से दूर भागने के लिए या आर्थिक तंगी को खत्म करने के लिए, तो यहां पर आप लोग अगर सीख रहे हो तो सेल्फ डायरेक्टेड आपके गोल होनी चाहिए, खुद से निर्देशित आप लोग हो, इसलिए यहां पर आप लोग चीजें सीख रहे हो। ठीक है, तो कोई बाहर का दबाव आप लोगों के ऊपर नहीं है। और मीनिंगफुल लर्निंग के लिए टीचर को बच्चों को कैसा होना चाहिए, सक्रिय भागीदारिता के साथ होना चाहिए, एक्टिव पार्टिसिपेशन की जरूरत होती है, तभी वो चीजों को सीख पाएगा, अगर बच्चा एक्टिव बन पाएगा। ठीक है, ये डोर मेरे ऊपर क्यों अटक रही है। ठीक, यहां पर आप लोग चीजें समझ गए। चलिए बढ़ते भैया, आगे बढ़ते, आगे देखते हैं और मेन पॉइंट। अब देखिए एक क्वेश्चन बड़ा इसके अंदर डिटेल में पूछा गया। क्वेश्चन डिटेल में क्या पूछा गया, ये सभी पॉइंट आपके हुए जो एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, कि जो मीनिंगफुल लर्निंग होती है, यानी जो अधिगम होता है वो मीनिंगफुल होता है, ये बात तो आप समझ गए। बट मीनिंगफुल लर्निंग में भी कौन कौन से पॉइंट इंक्लूड होते हैं, यानी कि जो मीनिंगफुल लर्निंग होती है कौन कौन से पॉइंट इंक्लूड होते हैं। भाई मीनिंगफुल लर्निंग ऐसी लर्निंग होनी चाहिए जिसमें हम जो चीजें सीख रहे हैं उसका विश्लेषण कर सके, उसका एनालिसिस कर सके, साथ में उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग का यूज कर सके कि ये पॉइंट यहां से ऐसा क्यों है, ये सही है गलत है, क्या ये सही होगा या गलत होगा। उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग का यूज कर सके, जिसके ऊपर एनईपी 2020 सबसे ज्यादा बल दे रही है कि बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग का ज्यादा आपको बढ़ावा देना है। अब इसके ऊपर सबसे ज्यादा बल दिया जा रहा है आपके एनईपी 2020 के द्वारा, जिसमें बच्चा खुद अपनी बुद्धि का, तर्क का यूज करके सही और गलत का डिसीजन ले सके। उसके अलावा प्रॉब्लम सोल्विंग हो सके, यानी बच्चा एक अच्छा प्रॉब्लम सोल्वर बन सके, ऐसी आपकी मीनिंगफुल लर्निंग होनी चाहिए। देखो कितना डिटेल में क्वेश्चन पूछा कि लर्निंग तो मीनिंगफुल लर्निंग होनी चाहिए, बट उसके अंदर कौन कौन सी प्रक्रियाएं होनी चाहिए, तो ये आपकी प्रक्रिया होनी चाहिए। ठीक है, अब यहां पर उसमें दिया है कि बच्चा लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से सीखे, ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। ठीक है, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज के माध्यम से सीखे, लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से सीखे। अगला पॉइंट यहां पर दिया हुआ है कि अधिगम के लिए जो स्कूल होते हैं उसमें सामाजिक अवसरों में भागीदारी भी महत्वपूर्ण होती है। सामाजिक अवसर कैसे हो जाते हैं, जैसे कभी मान लीजिए 26 जनवरी हो गया, 15 अगस्त हो गया, तो ऐसे सामाजिक अवसर हो गए, या बाहर कुछ दूसरे स्कूल से कंपटीशन करा दिया, तो उसमें भी एक्टिव पार्टिसिपेशन बच्चों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये भी बच्चों के साथ होना चाहिए। ठीक है, ठीक है भाई ठीक ठीक, ये सीख गए आप लोग। दूसरा जो लर्निंग होनी चाहिए वो गोल ओरिएंटेड होनी चाहिए। ठीक है, कैसी होनी चाहिए, गोल ओरिएंटेड होनी चाहिए। गोल आपका क्या है भाई, यहां पर गोल आपका यहां पर है केवीएस का एग्जाम, केवीएस के एग्जाम को पास करना है यहां पर, तभी तो आप लोग सीख रहे हो। अगर बेवजह सीखे जा रहे हो, बेवजह पढ़े जा रहे हो, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो आपका एक गोल बना लीजिए, गोल आपका है केवीएस का एग्जाम, इसको हमको पास करना है, इसलिए आप लोग यहां पर सीख रहे हो। तो आपका एक गोल होना चाहिए। तो सीखना कैसा है, आपका कैसी प्रक्रिया है, गोल ओरिएंटेड है। ठीक है,
आगे है अनलर्निंग भी लर्निंग का एक पार्ट होता है। देखो भाई कितना बढ़िया पॉइंट दिया हुआ है कि अनलर्निंग भी लर्निंग का एक बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट होता है। बताओ अनलर्निंग क्या होती है? लर्निंग तो आप लोगों ने सुनी है, अनलर्निंग क्या होती है? जरा इसके बारे में बताओ मुझे, अनलर्निंग क्या होती है इसके बारे में बताओ। लर्निंग तो आप लोगों ने बहुत सुनी होगी, जरा देखो कमेंट बॉक्स में किस किस को ये बात पता होती है। ठीक है, ठीक है, इसके बारे में बताओ भाई, इसके बारे में बताओ जल्दी से। हाँ, करंट अफेयर में कराऊंगा, ठीक है, डोंट वरी। मैं कराऊंगा या हिंदी वाले सर करा देंगे। अगर मेरा पेडागोजी का जल्दी निपट गया तो मैं देखूंगा, वरना हिंदी वाले करा देंगे, आपकी बेफिक्र रहिए। अनलर्निंग का बताओ, जल्दी बताओ, ना सीखना ठीक है, बिना सीखे कुछ ना सीखना, कुछ नहीं सीखना अनलर्निंग का मतलब कुछ नहीं सीखना, सही बताओ। हाँ, गलत सीखे हुए को सही करके सीखना, जैसे कुछ गलत सीख लिया और उसको फिर सही करके सीखा जाता है। ठीक है, तो ये आपका लर्निंग होता है, तो ये भी आपका लर्निंग का ही पार्ट होता है। सही बात है, ठीक है, उल्टे सीधे तुक्के मारते रहते हो। चलिए देखते हुए आपका अधिगम वक्र के ऊपर बात करते हैं, जो आपके लर्निंग के जो कर्व होते हैं उनके ऊपर बात करते हैं। तो वही लर्निंग की बात चल रही है, तो मे भी लर्निंग के कर्व पढ़ना जरूरी है। फिर उसके बाद हम लर्निंग के ट्रांसफर के ऊपर बात करेंगे, लर्निंग का चैप्टर फिर खत्म कर देंगे। फिर जो आपके केवीएस के मेन टॉपिक है उनके ऊपर बात करेंगे, और यहां पर लर्निंग का चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये भी पढ़ाना आपको जरूरी था। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं इसके ऊपर। देखिए, लर्निंग कर्व आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि जो लर्निंग होती है, अधिगम होता है, कोई आदमी किस स्पीड से पढ़ रहा है, कितनी मात्रा है लर्निंग की। ठीक है, तो इसकी मात्रा को, प्रभाव को, क्षमता को एक जब ग्राफ के माध्यम से इसको मापा जाता है, नापा जाता है, यही आपका लर्निंग कर्व होता है, यानी लर्निंग का ग्राफ होता है। जब किसी ग्राफ पर हम लर्निंग को मापते हैं, नापते हैं, यही आपका लर्निंग कर्व यानी कि लर्निंग ग्राफ होता है। ठीक है, ये समझ गए आप लोग? हाँ, आफ्टर एक कह रहे आफ्टर जॉब थाल लूंगा मैं भी, ठीक है भाई ले लेना ठीक है, चलिए लर्निंग कर्व के बारे में देखते हैं, एक एक करके इनके ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं। ठीक, देखिए पहले देखते हैं स्ट्रेट लाइन कर्व। ठीक है, सरल रेखीय वक्र के नाम से जिसको जाना जाता है, लर्निंग कर्व, जो आपके 4 लर्निंग कर्व है, इनके बारे में एक एक करके नजर डाल लेते हैं। स्ट्रेट लाइन कर्व, ये देखिए ये आ रहा है ना, स्ट्रेट लाइन कर्व। स्ट्रेट लाइन कर्व में क्या होता है, इसमें जो सीखने की यानी लर्न करने की जो स्पीड होती है वो एक समान होती है, ना तो ज्यादा होती है ना ही कम होती है स्ट्रेट लाइन कर्व के अंदर। जैसे मान लीजिए कोई आदमी 1 घंटे के अंदर एक लेसन पढ़ता है, 1 घंटे के अंदर एक लेसन पढ़ता है, तो अगले 1 घंटा दिया उसमें भी एक लेसन पढ़ा उसने, अच्छा जी ठीक है। अगला 1 घंटा दिया उसमें भी लगभग एक लेसन ही पढ़ा, तो भाई साहब जो है लगभग हर घंटे में लगभग एक लेसन ही पढ़ रहा है। तो जब सीखने की स्पीड लगभग एक समान होती है, ना तो ज्यादा होती है ना ही कम होती है, तो वो होता है आपका स्ट्रेट लाइन कर्व होता है। कौन सा होता है? स्ट्रेट लाइन कर्व होता है। ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए। अब बात करते हैं आपके दूसरे उन्नतोदर वक्र की बात करते हैं। इसमें जब सीखने की स्पीड शुरू में तो तेज होती है, और उसके बाद एक खास पॉइंट पर पहुंचने के बाद सीखने की स्पीड कम हो जाती है, तो ये होता है आपका उन्नतोदर वक्र होता है। ठीक है, ठीक है भाई कुछ ना सीखना भी सीखना है। ठीक, इस वक्र को आप लोग कह सकते हो नेगेटिव वक्र कह सकते हो। क्या बोल सकते हो? नेगेटिव वक्र इसको बोल सकते हो। देखो इसमें क्या हुआ, सीखने की स्पीड शुरू में तो भाई इसमें तेज हुई, ये हुई तेज, और एक पॉइंट पर दाने के बाद ये फिर धीरे धीरे करके कम होना शुरू हो जाता है। जैसा आपने देखा होगा कुछ बच्चे जो होते हैं शुरू में बहुत टैलेंटेड होते हैं, जैसे हमारे साथ भी थे बचपन में, हमें ऐसा लगता था यार ये तो आईएएस आईपीएस बनेंगे, बहुत टैलेंटेड बच्चे थे। उसके बाद बहुत स्पीड से वो पढ़ना शुरू करे, और उसके बाद अभी भी है, मतलब वो हमारी नोन के अंदर है, और उसके बाद अब उनकी जो सीखने की स्पीड है, जो कोई काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं काम अपनी जगह, किसी कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन उसके बाद सीखने का ग्राफ उनका कम हो गया। तो ये जब सीखने का ग्राफ एक पॉइंट पर आने के बाद नीचे आना शुरू हो जाता है, ये हो जाता है आपका स्ट्रेट लाइन कर्व हो जाता है। जैसे मान लीजिए किसी का मोटिवेशन डाउन हो गया, क्या हो गया, एक पॉइंट पर आने के बाद किसी का मोटिवेशन डाउन हो गया, तो क्या हो जाएगा आपका ये वाला वक्र हो जाएगा, नेगेटिव वक्र हो जाएगा। मान लीजिए कोई किसी को बीमारी हो गई, ठीक है, बीमारी की वजह से भी क्या हो जाएगा, ये आपका स्ट्रेट लाइन कर्व आपका नीचे हो जाएगा।
जैसे मान लीजिए कोई आदमी तैयारी कर रहा है, आप लोगों में से कोई केवीएस की तैयारी कर रहा है, शुरू से मल्टी टैलेंटेड है, पढ़ता आ रहा है, सीटेट एग्जाम पास कर लिया, टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स में बढ़िया कर लिया, ठीक है, सीटेट में टॉप कर दिया, अब केवीएस में अच्छी तरीके से तैयारी कर रहा है, और तैयारी करते करते उसकी किसी ने शादी करा दी, ठीक है, उसकी किसी ने शादी करा दी, और शादी कराने के बाद यहाँ टॉप पर पहुंचने के बाद, अब शादी करने के बाद वो डूब गया बेचारा, और उसका ग्राफ नीचे डुबा दिया घर वालों ने, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव वक्र है कि शुरुआत में तो तेजी से पहुंचा और एक खास पॉइंट पर आने के बाद नीचे आना शुरू हो गया, तो नेगेटिव वक्र है। उसके अलावा अगला वक्र है आपका कॉनकेव लर्निंग। कॉनकेव लर्निंग में क्या होता है, इसमें सीखने की स्पीड शुरू में कम होती है लेकिन धीरे धीरे करके बढ़ती चली जाती है। क्या होती है, धीरे धीरे करके बढ़ती चली जाती है। जैसे ये हमारे साथ में होती है, ठीक है, जैसे हमारी सीखने की स्पीड शुरू में कम थी, ठीक है, जैसा आप लोगों में से पता नहीं आप में से कुछ पहले वाले हैं तो ये वाले हैं, अब ये मुझे नहीं पता कौन से वाले, लेकिन ज्यादातर ये वाले होंगे। और ये वाला कौन सा होता है, ये आपका पॉजिटिव कर्व होता है। कौन सा होता है, ये आपका पॉजिटिव कर्व होता है कि सीखने की स्पीड शुरू में कम थी और धीरे 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 करके बढ़ते 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 एक खास पॉइंट के ऊपर अपनी पहुंच गई, तो आपका पॉजिटिव कर्व होता है, ठीक है। तीसरा हो गया आपका कर्व, और इसमें से मुझे आपको बताना है कि इनमें सबसे बेस्ट कर्व कौन सा होता है, उसके ऊपर आप लोगों को बताना है। अगला है आपका मिश्रित कर्व, जिसको एस कर्व के नाम से भी जाना जाता है। इस तरीके से होता है आपका, देखो ये बनना है ना एस कर्व, ना तो इसमें सीखने की स्पीड तेज होती है ना इसमें सीखने की स्पीड कम होती है, इसमें कोई आपका फर्क नहीं पड़ता, ये होता है आपका एस कर्व होता है। अच्छा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ इन चारों में से सबसे बढ़िया कर्व कौन सा होता है, जरा जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। ये वाला होता है, ये वाला होता है, ये वाला होता है, बताओ कौन सा कर्व सबसे बेस्ट कर्व आपका माना गया, इनमें से बताओ जल्दी से कौन सा कर्व आपका बेस्ट कर्व है, ठीक है। अच्छा, 3 वाले हो, बताओ जल्दी से। सर मैं सेकंड में हूं। सर ये कहा जाता है शादी के बाद पढ़ देते, ये बेवकूफ बनाते, ये बिचौली बनाते बेवकूफ, की शादी के बाद पढ़ लेते हैं, घर वाले भी बेवकूफ बनाते, कोई नहीं पढ़ पाता, ठीक है। मैंने भी नहीं करवाई इसी चक्कर में, मुझे भी ऐसे बोलते थे जब मैं जो करता था। पता है क्या डायलॉग मारते हैं, वो आगे क्या तेरी किताब फाड़ रही है। ये डायलॉग मारते थे कि वो आगे क्या तेरी किताब फाड़ रही है, ठीक है। चलो, कौन सा कर्व होता है भाई आपका, थर्ड। वेरी गुड भाई, कौन के पॉजिटिव होता है भाई, कि सीखने में कि शुरू की स्पीड कम थी और धीरे धीरे करके वो बढ़ती चली गई, ठीक है। तो ऐसे झांसे में बताना, ये घर वाले देते हैं ऐसा जाना, घर वाले हो गए, रिश्तेदार हो गए, और जो बिचौलिया हो गया कि झूठी झूठी बात करके फंसा लेते हैं, ठीक है। मैं नहीं फंसा किसी की बातों में। तो सबसे पहले अपना जॉब ले लो, और एक बार जॉब मिल गई और जॉब लेने के बाद एक बार पावर मिलेगी, फिर उसके बाद घर वाले काबू में आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद टेंशन नहीं। अब यहाँ पर कोई घर वाला थोड़ी देख रहा होगा वीडियो, यहाँ पर तो हम और आप लोग है ना, चुपचाप आप लोग अपने मोबाइल के अंदर देख रहे हो और मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ। एक बार जॉब ले लो और एक बार पावर भी आ गई और उसके बाद सैलरी भी आ गई, फिर घर वाले थोड़े ठंडे पड़ जाते हैं। अभी तो पूरी पावर इन्हीं के हाथ में है, ठीक है। तो जॉब ले लो एक बार, उसके बाद देखना, ठीक। आप लोग इसका मतलब मेरे ही ग्रुप के हो सारे के सारे। चलो भाई, इसके ऊपर नजर डालते हैं। अगला है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जैसे ही आपको इसके नाम से पता चल रहा है, सीटेट में पढ़ा होगा, जब लर्निंग का ट्रांसफर होता है, यानी जो चीज हमने सीखी है एक जगह का सीखा हुआ जब दूसरी जगह में या तो हेल्प करता है, या दूसरी जगह में प्रॉब्लम डालता है, या दूसरी जगह में कुछ भी नहीं करता, तो ये होता है आपका ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने अपने सीटेट के अंदर जो चीज पढ़ी, ये चैप्टर आप लोगों ने सीटेट में पढ़ा और यही मैं आपको पढ़ा रहा हूं। बेसिकली आज मैं आपको थोड़ा सा बेस आपका स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आपको हेल्प कर रहा है, तो क्या हो गया आपका ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो गया। तो इसी का आपके 3 पॉइंट है, इनके ऊपर मोटा मोटा नजर डाल लीजिए, और ये आप लोगों ने पढ़े भी हुए, ज्यादा मुझे इसको कराने के लिए जरूरत भी नहीं है क्योंकि बहुत छोटा सा बच्चा सा चैप्टर आपका, ठीक है। एक होता है आपका पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जब एक जगह का सीखा हुआ दूसरी जगह में हेल्प करे। क्या काम करे, जब एक जगह का सीखा हुआ दूसरी जगह में हेल्प करे, तो ये होता है पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जैसा आप लोगों ने सीटेट के अंदर जो पेडागोजी पढ़ी और वो पेडागोजी आपके केवीएस के एग्जाम के अंदर क्या काम कर गई, हेल्प कर गई, तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। एक होता है आपका नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जब एक जगह का सीखा हुआ दूसरी जगह में क्या काम करे, प्रॉब्लम डाल दे, तो ये होता है आपका नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। क्या होता है, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जैसे मान लीजिए सीटेट के अंदर आप लोगों ने पेडागोजी पढ़ ली और उसके बाद आप लोग अपना बैंक का एग्जाम देने चले गए या रेलवे का एग्जाम देने चले गए, तो क्या हो जाएगी, आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि सीटेट में पेडागोजी पढ़ते हैं और यहां आपकी पेडागोजी नहीं आएगी, ठीक है।
उसके अलावा एक होता है आपकी जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जब एक जगह का सीखा हुआ ना तो प्रॉब्लम दे और ना ही आपकी हेल्प करे, तो ये होता है आपका जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता है। ठीक है, तो ये तीनों टाइप्स मैंने आपको शॉर्ट में बता दिए। तो भाई लर्निंग के बारे में जो बेस था वो मैंने आज की वीडियो के अंदर करा दिया।